नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर नवेद ख़ान के साथ ब्रेन ट्यूमर्स के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स और उसके सिलसिले में होने वाली बायोप्सी का तस्करा चल रहा था, तो इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बायोप्सी अक्सर लोग बहुत ज़्यादा इज्तनाब करते हैं, या ब्रेन के मामले में या सर की किसी भी हिस्से की सर्जरी की अगर बात हो तो लोग इसको अवॉइड करते हैं जहाँ तक मुमकिन हो सके। इस तरह अवॉइड करना या तशख़ीस और इलाज के अमल में जो इसकी बिना पर ताख़ीर आती है, वो किस तरह की पेचीदगियों का बायस बन सकती है? देखिए, ब्रेन जो है अगर देखा जाए तो दिमाग का मोस्ट वाइटल या सबसे इम्पोर्टेंट पूरे जिस्म का जिस्म का हिस्सा है, जो हमारे शऊर और लाशऊर दोनों को कंट्रोल करता है। हमारी सोच और हमारे होश आवास दोनों के हवाले से कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। इसमें तशख़ीस का देर से होना या बायोप्सी में डिले करना जानलेवा साबित हो सकता है आम ज़बान में, या दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो सकता है जो इरिवर्सिबल होता है, जो वापस नहीं आ सकता। कि हमारे पास मरीज़ आते हैं कि जी आज से 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले हमें ये डायग्नोसिस हुई थी, हमने उस वक्त डिले किया जिसकी वजह से अब ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा, ये मेरा पाँव काम नहीं कर रहा, ये मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, तो मुस्तकिल तौर पर डैमेज हो जाती है जी। उसके बाद अगर ऑपरेशन किया भी जाए तो वो सिर्फ तशख़ीस के हवाले से होता है, उससे मज़ीद नुकसान ना हो, इस हवाले से मरीज़ का ये कंसेप्ट होना या ये सोच लेना कि जी इस ऑपरेशन से ये ठीक हो जाएंगे, ये मुमकिन नहीं होता। क्योंकि ब्रेन में एक दफ़ा अगर डैमेज हो जाए तो वो ठीक नहीं होती। आपका एक दूसरा सवाल ये था कि जी इससे लोग अवॉइड करते हैं, क्यों अवॉइड करते हैं? उसकी मेन वजह यही है कि माजी में या पहले जब साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, जब MRI या CT स्कैन हमारे पास नहीं थे, तो सिर्फ क्लिनिकल बेसिस पे सर्जरीज़ की जाती थी, ऑपरेशन किया जाता था कि ये अलामत है तो यहाँ से ताल्लुक़ है, ये अलामत है तो यहाँ से ताल्लुक़ है। और उस वक्त साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो बहुत सारी अलामत जो बाद में ज़ाहिर हुई, जो बहुत सारी चीज़ें जो मिस हो जाती थी वो पता नहीं थी, जिसकी वजह से ब्रेन सर्जरी रिस्की होती थी। जो भी ऑपरेशन होता था, किसी को फालिज हो रहा है, किसी की नज़र गायब हो रही है, एक बात। दूसरी बात ये थी कि ब्रेन सर्जन्स या न्यूरो सर्जन्स आज भी बहुत कम है, पहले तो ना होने के बराबर थे जी। और सेंटर्स, स्पेसिफिक सेंटर्स भी आज भी कम है और पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो इस वजह से ये लोगों के दिल में एक डर बैठ गया है, खौफ बैठ गया है। फिर हमारा माशरा, आपको पता है कि बिजली का काम भी दूध वाले से मशवरा करके करते हैं। जी, ये मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा जब ये चीज़ सामने आ जाती है कि जो भी मरीज़ आपके पास आया था वो ब्रेन ट्यूमर का शिकार था किसी भी तरह के, तो इलाज का क्या लाहे अमल होता है और कौन कौन से ऑप्शंस यूजुअली इन मरीज़ों को ऑफ़र किए जाते हैं इलाज में? अब इसमें देखें, वही बात आपकी आती है साइट एंड साइज़। इलाज में ऑप्शंस हमारे पास सर्जरी है और रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है। सर्जरी ये का मकसद ये होता है कि जो ट्यूमर है उसके साइज़ को कम किया जाए या उसको कम्प्लीटली निकाला जाए, उसकी बायोप्सी की जाए कि ये क्या चीज़ है, और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाए कि ये रेडियोथेरेपी या शॉक के ज़रिए इसका इलाज मुमकिन है, रेडियो सेंसिटिव है, या दवाओं के ज़रिए या कीमोथेरेपी की जाए, या कीमो सेंसिटिव है। और थोड़ी देर पहले आपने पूछा था साइट के हवाले से, बाज़ जगह ऐसी हैं जैसे ब्रेन स्टेम का एरिया, जी, यहाँ पे सर्जरी बहुत हद तक मुमकिन नहीं होती। अगर दिमाग के ब्रेन स्टेम के आगे के हिस्से में ट्यूमर मौजूद है, या इतना छोटा है, या ब्रेन स्टेम का अंदरूनी हिस्से में ट्यूमर मौजूद है, तो उसको सर्जिकली रिसेक्ट करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि उससे मरीज़ का ऑन टेबल डेथ होने का ख़तरा होता है, या ऐसे सेंटर्स डैमेज होने का ख़तरा होता है कि मरीज़ बाद में सांस ना ले सके, या मरीज़ बाद में खुराक ना निकल सके, या और मसाइल हो सकते हैं। तो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि रेडियोथेरेपी और मोर रिसेंट गैमा नाइफ है, जो और स्पेसिफ़िक है ब्रेन स्टेम के ट्यूमर्स के लिए, या और स्पेसिफ़िक है उन ट्यूमर्स के लिए जहाँ पे आम रेडियोथेरेपी मुश्किल होती है या सर्जरी उसमें मुश्किल हो जाती है। जी, तो ये 3 मोड्स हैं हमारे पास, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, और बाज़ औक़ात इन तीनों को कंबाइन किया जाता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने फरमाया इन तीनों को कंबाइन किया जाता है, अक्सर व बेशतर कैंसर्स में इन तीनों चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, लेकिन कैंसर्स के हवाले से लोग किसी हद तक सर्जरी के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाकी के जो 2 मोड्स हैं और उसमें ख़ासकर कीमोथेरेपी के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ज़्यादातर कितने अरसे तक कीमोथेरेपी देनी पड़ती है और उसके साथ किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएटेड हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि विच थिंग वी आर डीलिंग विद, कि हमारे पास ट्यूमर कौन सी नस्ल का है। अगर हमारे पास ग्रेड 4 का ट्यूमर है, जिसे हम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में कहते हैं, या एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 4 का हमारे पास है, तो ये लोग आम तौर पे ज़्यादा अरसे सर्वाइव नहीं करते। इनकी जो ज़िंदगी है वो 5 से 6 माह से ज़्यादा नहीं होती, या कुछ अगर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, अगर कुछ ज़्यादा सर्वाइव कर जाएँ तो ज़्यादा 8-9 महीने सर्वाइव करते हैं। ऐसी सूरत में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों सपोर्टिव रोल अदा करती हैं। वक्ती तौर पे ट्यूमर की ग्रोथ रोक देती हैं, वक्ती तौर पे उस पेशेंट को अलामात से आज़ाद कर देती हैं, लेकिन ये ट्यूमर तेज़ी से फैलने वाला ट्यूमर होता है और दोबारा तेज़ी से वापस आता है। जहाँ तक कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट या रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट की बात है, तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का एक काम करने का एक प्रिंसिपल है, बहुत सादा प्रिंसिपल है, जो जितने भी तेज़ी से तकसीम होने वाले खुलिये होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी आंतों में हम जब भी खुराक खाते हैं तो खुराक आंतों से गुजरते हुए कुछ खुलियों को डैमेज करती है, जिसे गैस्ट्रिक एपिथेलियम या मेसेंट्री कहते हैं। अंदर का एपिथेलियम हर दफ़ा डैमेज होता है, हर दफ़ा नया बनता है। हमारे नेल्स, हमारी स्किन या जिल्द और हमारे बाल, ये तेज़ी से तकसीम होने वाले खुलियों की मिसालें हैं जो रोज़ाना तेज़ी से तकसीम होते हैं और तेज़ी से नए बनते हैं। जी। रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से यही अज़ा ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बालों का झड़ जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, नाखूनों को नुकसान पहुंचना, दस्त या पेट का ज़्यादा ख़राब रहना जिसकी वजह से खुराक हज़म नहीं होती, ठीक है। ये वो अलामात हैं जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से ज़ाहिर हो सकती हैं। लेकिन साइंस, मॉडर्न साइंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक होती जा रही है। मैंने अभी आपको बताया गैमा नाइफ़ रेडियोथेरेपी की न्यूएस्ट वर्जन है, और अब तो एक और वर्जन आ रही है जिसे हम साइबर नाइफ़ कहते हैं जी। जो प्रिसाइसली बहुत छोटे लेवल पे जाके बिल्कुल टारगेटेड, जैसे स्नाइपर शूटिंग होती है कि एक स्नाइपर बहुत एक ही गोली में बहुत सारा काम कर देता है। तो वो गैमा नाइफ़ या साइबर नाइफ़, ये वो टेक्नोलॉजी है जो बहुत मुख्तसर सी जगह पे अपना काम करती है, बाकी इर्द गिर्द के खुलियों को डैमेज नहीं करती। इससे पहले कोबाल्ट रेडिएशन वगैरह थी जो आसपास के या डेल्टा वेव्स थी जो बाकी जगहों को भी डैमेज करती थी, लेकिन अब ये बहुत स्पेसिफिक हो गई हैं। इसी तरह कीमोथेरेपी भी अब प्रिसाइज होकर हार्मोन्स के लेवल तक आ गई है, उसके जेनेटिक्स पे आ गई हैं कि वो खुलिये जो तेज़ी से तकसीम हो रहे हैं और कौन से खुलिये जो तकसीम हो रहे हैं वहाँ पे जाके एक्यूरेटली उस पर काम करने की सलाहियत रखती हैं। अशरफ साहब, आपने बताया कि दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी मुमकिन भी नहीं होती, और बाकी हिस्सों की भी अगर बात की जाए तो दिमाग एक इंतहाई हसास उज़्व है इंसानी जिस्म का। इस हवाले से पूछना चाहूँगा कि सर्जरी के बाद किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस अमूमन देखने में आती हैं या सामने आ सकती हैं? देखिए, अगर बेसिकली सर्जिकल प्रॉब्लम्स देखे जाएँ तो उसमें जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स हैं कि जी खून का बहुत ज़्यादा बह जाना, या दिमाग के कुछ हिस्से में इन्फेक्शन का हो जाना, ये अलामात हर सर्जरी में कॉमन होती हैं, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे वो आँख की, पेट की हो या हड्डी की हो। जी। लेकिन दिमाग में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। बहन, हमेशा हम सबको पता है कि दिमाग इज़ द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच कंट्रोल्स ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडीज़। दिमाग हर हिस्से को कंट्रोल करता है। खुदा न खास्ता दिमाग के अगर सर्जन की गलती से या ट्यूमर के ज़्यादा दबाव की वजह से बाज़ औक़ात दिमाग के वो हिस्से डैमेज हो सकते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे होश हवास से है, जिनका ताल्लुक़ हमारी हाथ पांव हिलाने की सलाहियत से है, जिनका ताल्लुक़ हमारी स्पीच से है, या अगर ब्रेन स्टेम या पोस्टीरियर फोसा दिमाग के पिछले हिस्से में ट्यूमर पड़ा हुआ है तो खुराक निगलने की सलाहियत, चलने फिरने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, बैलेंस की सलाहियत,
ये तमाम मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन अगर ये तमाम मुतासिर होने से बच सकती हैं अगर पेशेंट वक्त पे डायग्नोसिस हो और वक्त पे ट्रीटमेंट हो जी। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इन तमाम मसाइल के साथ ऑलरेडी आते हैं कि ये हो चुका होता है, तो उसमें आप सर्जरी से आप उसको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे होते सिवाय बायोप्सी या फर्दर डैमेज से बचाने के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर ब्रेन ट्यूमर्स के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।